स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर ट्रेड थ्योरी में निमी एमसीक्यू पार्ट 3 आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इसके पहले के 2 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वेल्डर ट्रेड थ्योरी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप उन प्रीवियस पार्ट्स को जरूर देखिएगा। साथ में वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग की भी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें आप जाके क्लिक करके उनके भी कंप्लीट वीडियोज़ देख सकते हैं। आईटीआई ऑनलाइन एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और एक एक क्वेश्चन को ना सिर्फ आंसर देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, जिससे आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ और भी ज़्यादा नॉलेज वेल्डर थ्योरी का मिल सके, जो आपके बाकी एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड यहाँ पे लास्ट में, जैसा हम सभी पार्ट में रखते हैं चैनल पे, चाहे जो वीडियो होगा पढ़ाई का, लास्ट में एक क्वेश्चन हम प्रीवियस पार्ट का रखते हैं, जो कि एज अ बोनस क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो आप लोग लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 में। अभी आपका ये मॉड्यूल 1 ही चल रहा है। मॉड्यूल 1 ख़त्म होने के बाद मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है, Which safety device is used to protect the body from hot spatters while welding? वेल्डिंग करते समय शरीर को गर्म स्पैटर से बचाने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए, वेल्डिंग जब आप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे स्पैटर मतलब क्या होता है? छिटकती है, जो धातु पिघल के फिर छिटकता है, उसे बोलते हैं स्पैटरिंग या छिड़काव बोलते हैं। तो अगर कोई चीज़ छिटक रहा है तो आपको अपने कपड़े या अपनी बॉडी को बचाना है, ठीक है। तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं लेदर एप्रन। क्या यूज़ करते हैं? लेदर एप्रन। हेलमेट का प्रयोग सिर की सुरक्षा के लिए होता है। लेग गार्ड का प्रयोग, आप कोई कटिंग या कुछ भी कर रहे हैं तो लेग गार्ड का आप प्रयोग करते हैं, जहाँ सीट वगैरह का काम हो रहा हो, पैर में ना लग जाए कुछ। हैंड स्लीव्स होती हैं, हाथ को कट एंड इन सब से बचाने के लिए, जो भी स्पैटर या कुछ है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? लेदर एप्रन। इस तरह का एप्रन आप लोगों ने देखा होगा, जो वेल्डर होते हैं वो इस तरह का एप्रन पहनते हैं। साथ में इसमें कुछ टूल्स रखने का भी जो है अरेंजमेंट बना होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग रूट गैप? रूट गैप प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? जब आप वेल्डिंग करते हैं, मान लीजिए आप 2 ऐसा बट जॉइंट बना रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? इनको एकदम आपस में सटा के नहीं रखते हैं, इसमें कुछ एक गैप रखते हैं, जिसे हम लोग रूट गैप बोलते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि रूट गैप प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? टू अवॉइड क्रैकिंग यानी टूटने से बचने के लिए, टू अवॉइड पोरोसिटी, पोरोसिटी यानी सरंध्रता से बचने के लिए, टू अवॉइड डिस्टॉर्शन, विकृति से बचने के लिए, या टू इंक्रीज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन की गहराई बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे यही आपका राइट आंसर है, पेनिट्रेशन की गहराई को बढ़ाने के लिए। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे समझिएगा, जैसे आप यहाँ पे वेल्डिंग करने जा रहे हैं, अगर रूट गैप बहुत ज़्यादा कर देंगे, उस केस में क्या होगा? यहाँ जो आर्क है आपका ना, इसके थ्रू ये जल के चला जाएगा इधर, वेल्डिंग बहुत अच्छा आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। पेनिट्रेशन आपको मिलेगा तो, लेकिन ये इधर इधर भी आपका क्या हो जाएगा? बर्न थ्रू, यहाँ के थ्रू ये आर्क जल जाएगी। और अगर आप यहाँ पे बहुत स्मॉल रखते हैं तो क्या होगा कि यहाँ आपने बहुत कम गैप रख दिया, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन नीचे तक अच्छा पता लगा हुआ नहीं, आपकी वेल्डिंग यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर वेल्डिंग हो गई, ये पोर्शन इतना खाली रह गया, तो आपका जॉइंट क्या होगा? कमज़ोर रह जाएगा। इसलिए क्या रखना है? रूट गैप हमेशा जो है बहुत सही रखना है, अकॉर्डिंग टू प्लेट थिकनेस एंड आपका जो भी जॉइंट आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रखना होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूजन जोन? फ्यूजन जोन क्या है? 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, फ्यूज डेप्थ, लैक ऑफ फ्यूजन, एज ऑफ द जॉइंट या सरफेस ऑफ द जॉइंट, ठीक है। सरफेस ऑफ द जॉइंट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्यूजन जोन की यहाँ बात करें तो इसमें भी देखिए, जब आप कोई वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो ये जो पोर्शन होता है, जो आपकी ये वेल्डिंग हुई है, जहाँ पे आपका फिलर रॉड या इलेक्ट्रोड भी पिघला है, साथ में इधर की धातु और ये दोनों धातु भी पिघली हैं, और आपस में पिघल के जॉइंट जो ठंडा होने पे बनता है, इसे हम लोग कहते हैं फ्यूजन जोन, ठीक है। जहां आपका फिलर रॉड या इलेक्ट्रोड जो आप यूज़ कर रहे हैं, साथ में दोनों तरफ के बेस मेटल जिनको आप जोड़ रहे हैं, वो एक साथ पिघल के फ्यूज होके ठंडा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्यूजन जोन, ठीक है। यही आपका क्या है यहाँ पे? फ्यूजन जोन। इसके आसपास का एरिया भी क्या होता है? उस हीट से अफेक्टेड होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? HAZ या हीट अफेक्टेड जोन बोलते हैं। और ये आपका हीट सोर्स होता है, जहाँ से आप वेल्डिंग करते जा रहे हैं, ये आपका बेस मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका? सरफेस ऑफ द जॉइंट। जो जॉइंट की सरफेस है, जो ये जोड़ बना ना, इसकी जो सरफेस है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्यूजन जोन बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टूल इज टू बी यूज्ड टू रिमूव स्लैग ऑन वेल्डेड बीड? वेल्डेड बीड पर स्लैग यानी लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आप सबको पता होगा,
चीजल नहीं, ट्राई स्क्वायर नहीं, चिपिंग हैमर एंड बॉल पिन हैमर। तो किसका यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे? चिपिंग हैमर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिपिंग हैमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करने के बाद ऊपर से जो स्लैग होता है उसे हटाते हैं चिपिंग हैमर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट द यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यानी ऑक्सीकारक जो लौ है या ज्वाला है उसका उपयोग क्या है? सुटेबल फॉर कास्ट आयरन वेल्डिंग, यानी कास्ट आयरन यानी कच्चा लोहा वेल्डिंग करने के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी है सुटेबल फॉर ब्रास वेल्डिंग, यानी पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर माइल्ड स्टील वेल्डिंग, माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, मृदु इस्पात के लिए। या सुटेबल फॉर स्टेलाइट पाइप वेल्डिंग, स्टेलाइट और पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। तो देखिए जो ऑक्सीकारक ज्वाला होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, वो आपकी ब्रास वेल्डिंग के लिए सुटेबल होती है। रीज़न ये है, ब्रास आपका जो होता है कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है, तो जो जिंक होता है वो पहले यहाँ पे उसका मेल्टिंग पॉइंट पहले आ जाता है, तो वेपोराइज ना हो जाए उसके लिए ऑक्सीकारक ज्वाला यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये एक क्या होता है, एक ऑक्सीडाइज फॉर्म हो जाता है, जिसको कहते हैं यहाँ पे एक ऑक्साइड फॉर्म होता है, जो जिंक होता है उसके वेपोराइजेशन को रोकता है, जिससे इवेपोरेट ना हो पाए। ठीक है, तो ब्रास वेल्डिंग में क्या होता है, आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होती है वो उपयुक्त होती है। अब यहाँ बात करें फ्लेम होती कितने तरह की है, तो आप सबको पता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जब आप करते हैं, एक होती है आपकी न्यूट्रल फ्लेम जो जनरल वेल्डिंग में यूज की जाती है। दूसरी होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है एसिटिलीन से, तो ऐसी ज्वाला ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है। इसमें ब्रास वेल्डिंग, कॉपर वेल्डिंग इन सबको करते हैं। एंड थर्ड एक होती कार्बोराइजिंग फ्लेम, जिसमें आपको एक एसिटिलीन फेदर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है फ्लेम में। कार्बोराइजिंग फ्लेम का जनरली जो प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम वगैरह की वेल्डिंग में करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग का कहाँ कर रहे हैं, ब्रास या कॉपर में कर रहे हैं। और न्यूट्रल फ्लेम जनरली जितने आपके माइल्ड स्टील या जनरल वेल्डिंग प्रोसेस होता है उन सब में न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन व एसिटिलीन दोनों की मात्रा बराबर होती है, पूरी एसिटिलीन जलती है, कोई अवशेष नहीं बचता है। और ये जब आप वेल्डिंग करते हैं तो ये वेल्ड वाले होने वाले मेटल के ऊपर जो है अपना कोई प्रभाव भी नहीं छोड़ती अलग से, इसीलिए इसे न्यूट्रल या उदासीन ज्वाला भी कहते हैं। तो तीन तरह की फ्लेम हो गई, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोराइजिंग। याद कर लीजिएगा आप लोग, इंटरव्यू वगैरह में या आपके किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। यहाँ पे पार्ट जो एक्स है ये क्या है, ये आपका क्या है, हेक्सा फ्रेम है। हेक्सा फ्रेम दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम और दूसरा होता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ठीक है, तो ये आपका एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है। इसमें देखेंगे तीन तरह के स्लॉट्स जो बने हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, हैंडल का जो लेंथ है, ब्लेड लेंथ के अकॉर्डिंग इसे क्या कर सकते हैं, फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक्स वाला पोर्शन क्या है आपका, फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट, फ्रेम की लंबाई घटाने बढ़ाने का एडजस्टमेंट है। ये क्या है, हेक्सा फ्रेम है। यहाँ पे हेक्सा ब्लेड लगी, ये आपका विंग नट है, ये आपकी पिन है जिसमें ब्लेड जो है लगाई जाती है, ये आपका हैंडल है, ये पूरा इसका फ्रेम बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स व्हाइल यूजिंग अ हैमर। हथौड़े का उपयोग करते समय दुर्घटना का मेन कारण क्या है। अगर आप हैमर का यूज कर रहे हैं उससे दुर्घटना किन किन कारणों से हो सकती है। चार ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। पुअरली फिटेड और ब्रोकन हैंडल, यानी ख़राब ढंग से फिट या टूटा हुआ हैंडल होगा तो दुर्घटना होगी, यानी ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे राइट आंसर हो गया। बाकी जो आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यूजिंग हैमर विथ केयर, केयर से यूज़ करेंगे तो कोई एक्सीडेंट क्यों होगा। फुल स्किल इन ऑपरेशन, ऑपरेशन में पूरी स्किल होनी चाहिए आपकी, तो बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं होगा। प्रॉपर मेथड ऑफ हैंडलिंग, सही हैंडलिंग का तरीका होगा तो भी एक्सीडेंट नहीं होगा। यानी अगर सही से फिट नहीं है, हैंडल टूटा हुआ है, तो एक्सीडेंट आपका हो सकता है हैमर से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर द सेफ्टी इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में सुरक्षा के लिए क्या उपाय हैं। यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। नॉट लर्निंग सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, अगर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आप नहीं सीख रहे हैं तो ये सुरक्षा का उपाय नहीं है। अगला है नॉट चेकिंग ऑन होज एंड गेज फॉर डैमेज, बिल्कुल करना है अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। अगला है नो चेकिंग ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की कोई जांच नहीं करनी है, ये भी गलत है। डी है, देखिए वर्क एरिया फ्री फ्रॉम फ्लैमेबल मटेरियल, ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त होना चाहिए आपका क्या, कार्य क्षेत्र। तो जहाँ भी आप गैस वेल्डिंग कर रहे हो वहाँ का एरिया जो है किसी भी फ्लैमेबल मटेरियल यानी ज्वलनशील पदार्थ से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, रहित होना चाहिए, नहीं तो आग लगने या ब्लास्ट होने का चांस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट द ट्रीटमेंट टू अ पर्सन हैविंग आई इरिटेशन कॉज्ड बाय आर्क फ्लैशेस।
जो विद्युत आर्क वेल्डिंग होती है उसमें अगर आँख में आर्क आपके लग जाए तो उस व्यक्ति के लिए उपचार क्या होगा? तो क्या उपचार होगा? आँख में ईयर ड्रॉप तो नहीं डालेंगे, नोज़ ड्रॉप या वाटर ड्रॉप भी नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे? यूज़ आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे आँखों के लिए। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी आपको सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हिच सेफ्टी डिवाइस इज फिटेड टू अवॉइड एक्सप्लोजन ऑफ एसिटिलीन जनरेटर ड्यू टू हाई प्रेशर? उच्च दबाव के कारण एसिटिलीन जनरेटर के विस्फोट से बचने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण लगाया जाता है? सिलेंडर वाल्व, एसिटिलीन जनरेटर आउटलेट पाइप, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व या बैफल प्लेट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व। क्या लगाते हैं यहाँ पे? हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व। ठीक है, जिससे क्या हो, एसिटिलीन जनरेटर, आप सबको पता है ना एसिटिलीन जनरेटर क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, कार्बाइड टू वाटर एंड वाटर टू कार्बाइड। कार्बाइड के ऊपर कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उसके ऊपर हम पानी की क्रिया से क्या बनाते हैं? एसिटिलीन गैस बनाते हैं, साथ में क्या बनता है आपका? चूना बनता है। ठीक है, ये एसिटिलीन गैस आपकी होती है। जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ये एक तरह का विस्फोटक होता है। ठीक, तो अगर एसिटिलीन जनरेटर के अंदर एसिटिलीन बन रही है लेकिन अगर किसी रीजन से आप जो बाहर वेल्डिंग कर रहे हैं वो ज्वाला किसी तरह से अगर ऑक्सीजन जो भी आपका कहाँ पहुंच गई? एसिटिलीन जनरेटर के अंदर पहुंच गई जहां कैल्शियम कार्बाइड और पानी की क्रिया हो रही है, उस केस में उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ ना पहुंचे उसके लिए यहाँ पे हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व जो है लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ फॉल्ट इन गैस कटिंग प्रोसेस प्रोड्यूस दिस कटिंग एज? गैस कटिंग प्रोसेस में किस प्रकार की गलती इस तरह के कटिंग एज, जो कटिंग के किनारे ना इस तरह के कुछ दिखेंगे आपके, कब होगा ऐसा? चार ऑप्शंस आपके यहाँ पे हैं। एक्सट्रीमली लो कटिंग स्पीड, यानी अत्यधिक कम अगर काटने की गति हो तो ऐसा मिलेगा। नेक्स्ट है नोजल टिप टू हाई ऑफ द प्लेट, जो नोजल की टिप है वो प्लेट से बहुत अधिक ऊंचाई पे रख के आप काट रहे हैं। नोजल टिप टू क्लोज टू द प्लेट, नोजल टिप प्लेट के करीब होगी तब ऐसा होगा। या अगला है नोजल प्रोवाइडेड विथ टू मच ऑक्सीजन, यानी नोजल में ऑक्सीजन क्या है? बहुत ज़्यादा है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नोजल टिप टू हाई ऑफ द प्लेट। जो आप प्लेट कट कर रहे हैं ना वहाँ से नोजल टिप क्या है? बहुत अधिक ऊंचाई पे है। इस तरह से मान लीजिए आप प्लेट कट कर रहे हैं, ठीक है, और आप यहाँ ना पकड़ के यहाँ कहीं पकड़े हुए हैं, तो उस तरह का आपको कटिंग एज जो है देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रेज इफ अ वेल्डर एक्सपोज टू दैट रेज? यदि एक वेल्डर ऐसी किरणों के संपर्क में आता है जो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड किरणें हैं, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफेक्ट टू बॉडी, शरीर पे प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट टू आइज़, इफेक्ट टू फेस या इफेक्ट टू स्किन? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है इफेक्ट टू आइज़। उसकी आँखों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि आँखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रेज को लेके। एक बार को शरीर हो गई, फेस हो गया, स्किन, ये तो बर्दाश्त कर लेंगे, बट आँखें जो है उसे फिर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रीजन फॉर फॉर्मिंग ऑफ इरेगुलर ड्रैग लाइंस इन गैस कटिंग प्रोसेस? एक गैस कटिंग प्रोसेस में इरेगुलर अगर इस तरह की ड्रैग लाइन बन रही है, ठीक है, ऐसा कुछ ड्रैग लाइन आपको किनारे पे देखने को मिल रही है, तो उसका कारण क्या है? चार ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं। लो ऑक्सीजन प्रेशर, यानी कम ऑक्सीजन का दबाव होगा तो ऐसी मिलेगी। एक्सेस एसिटिलीन प्रेशर, अतिरिक्त एसिटिलीन का दबाव होगा। एक्सेस ऑक्सीजन प्रेशर, अतिरिक्त ऑक्सीजन का दबाव होगा। या लो एसिटिलीन प्रेशर, यानी कम एसिटिलीन का प्रेशर होगा। देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग में अगर आपके ऑक्सीजन का प्रेशर कम है तो आपको इस तरह का ड्रैग लाइन जो है देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, लो ऑक्सीजन प्रेशर। अब यहाँ पे आपका मॉड्यूल 1 ख़त्म होता है। इसमें 63 क्वेश्चंस थे। 64 नंबर क्वेश्चन से आपका जो है मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो जाता है, जो कि है वेल्डिंग टेक्निक्स। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग? एक आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? स्टेप अप, स्टेप डाउन, 1-to-1 ट्रांसफार्मर या कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग सप्लाई वोल्टेज? देखिए, हमेशा वेल्डिंग में कैसा ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके पीछे रीज़न क्या है ना, वेल्डिंग में हमें करंट की मात्रा ज़्यादा चाहिए, ठीक है, वोल्टेज हमें कम चाहिए। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को घटा के करंट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। वोल्टेज इसमें आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? कम मिलेगा,
और करंट आपको हायर साइड मिलेगा। क्यों करंट हमें ज़्यादा चाहिए? क्योंकि वेल्डिंग होती है आपकी हीट से, और फार्मूला होता है H=I²RT। हीट इक्वल टू क्या होता है? I², यानी धारा जितनी ज़्यादा होगी हीट हमें उतनी ज़्यादा मिलेगी वेल्डिंग करने के लिए। तो वेल्डिंग में हमेशा कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल होगी इनपुट वाला, इस पे नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, एंड सेकेंडरी कॉइल पे नंबर ऑफ़ टर्न जो है कम होंगे। ठीक है, इसे स्टेप डाउन बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है स्टेप अप। कुछ इस तरह की वेल्डिंग मशीन आपको दिखती है, ये आपका वेल्डिंग ट्रांसफार्मर ही एक तरीके का अंदर आपको ट्रांसफार्मर ही इसके अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच पोजीशन इज एडवांटेजियस फॉर इजी वेल्डिंग? आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति इसमें लाभप्रद है? फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड या हॉरिजॉन्टल? तो सबसे आसान जो वेल्डिंग होती है वो होती है आपकी फ्लैट स्थिति में। समतल स्थिति में आपने टेबल पे रखा, आप सिंपली उसको वेल्ड कर रहे हैं, ये सबसे आसान वेल्डिंग का तरीका होता है। वर्टिकल वेल्डिंग करना हुआ, ओवरहेड सबसे टफ हो जाता है, हॉरिजॉन्टल भी टफ हो जाता है, बट फ्लैट सबसे आसान होता है। बिगिनर्स अधिकतर फ्लैट पे ही पहले प्रैक्टिस करते हैं। अब वेल्डिंग की कुछ इस तरह की पोजीशंस होती हैं, इनको देख लीजिए, आगे भी आपके ये काम आएगा। अब वेल्डिंग पोजीशन की बात करें तो एक होता है आपका ग्रूव वेल्ड और एक होता है आपका फिलेट वेल्ड। अब फिलेट वेल्ड में जो फ्लैट पोजीशन होती है उसे बोलते हैं 1F। फ्लैट मतलब क्या? जस्ट ऐसी रखी आप हॉरिजॉन्टल फ्लैट पोजीशन में वेल्ड कर रहे हैं खड़े होकर, सिंपल। हाँ, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसे बोलते हैं 2F, इनकी कोडिंग हुई रहती है। ठीक है, देन है वर्टिकल पोजीशन, इसे बोलते हैं 3F, और फोर्थ है ओवरहेड पोजीशन, इसे बोल देते हैं 4F। सेम यहाँ पे अगर ग्रुप वेल्ड में आए, ग्रुप वेल्ड मतलब आमने सामने इस तरह से आप वेल्ड कर रहे हैं ग्रुप बना के इस तरह का। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फ्लैट पोजीशन को 1G, यानी 1 ग्रुप यहाँ पे है, जी फॉर ग्रुप। हॉरिजॉन्टल पोजीशन 2G, वर्टिकल 3G एंड ओवरहेड 4G। ठीक है, तो सबसे आसान क्या होती है? आपकी फ्लैट पोजीशन होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट AC टू DC सप्लाई इन अ वेल्डिंग मशीन? एक वेल्डिंग मशीन में AC से DC सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर सेट का, मोटर जनरेटर सेट का, इंजन जनरेटर सेट का, या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का? तो यहाँ पे AC से DC सप्लाई परिवर्तित करने के लिए यूज़ करते हैं रेक्टिफायर सेट का। आप सब ने रेक्टिफायर सेट देखा होगा अपनी वेल्डिंग वर्कशॉप में। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट द मेटल यूज टू मेक अर्थ क्लैंप इन अ वेल्डिंग मशीन? एक वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? अर्थ क्लैंप क्या होता है? एक वेल्डिंग लीड होती है जिसमें आप इलेक्ट्रोड होल्डर को लगाते हैं। दूसरा होता है अर्थ क्लैंप, जिससे आप वेल्डिंग टेबल या जॉब के पास लगाते हैं, जिससे आपकी सर्किट कंप्लीट होती है, फिर आप जो है वेल्डिंग कर पाते हैं। तो अर्थ क्लैंप आपका बना होता है कॉपर एलॉय का, तांबे के मिश्र धातु का या तांबे का बना होता है क्या आपका अर्थ क्लैंप। कुछ इस तरह का अर्थ क्लैंप होता है, आप सब ने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, हाउ मच करंट शुड बी सेट टू वेल्ड अ 10 mm थिक प्लेट्स बाई आर्क वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 mm मोटी प्लेट को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए? 70 एम्पियर, 80 एम्पियर, 90 एम्पियर या 110 एम्पियर? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 110 एम्पियर। यहाँ पे एक टेबल है, इसमें आप टेंटेटिव देख सकते हैं। देखिए हर जगह टेबल अलग अलग मिलती है, ESAB वाले अलग दे रहे हैं, कोई और अपना अलग देगा। ठीक है, जनरली आप देखेंगे 10 mm प्लेट का यहाँ पे इलेक्ट्रोड का साइज अगर 2.4 है तो 60 से 90 एम्पियर है, 3.2 है तो 90 से 130 है, 4 है तो 150 से 190 है। जनरली जो है 3.2 जो होता है उसी का यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वेल्डिंग के लिए। 2.4 आपका रूटिंग के लिए होता है, 3.2 फिलिंग के लिए एंड 4 आपका होता है कैपिंग के लिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो पूछा नहीं गया कि रूटिंग के लिए दिया गया, किसके लिए दिया गया, सिंपल बोला गया आर्क वेल्डिंग। इसलिए यहाँ पे 110 एम्पियर आप लोग सही लगा सकते हैं, यही आपको PDF में भी सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टर्म फॉर द डेप्थ ऑफ फ्यूजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेल्ड मेटल प्लेट? वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या होता है? लेग लेंथ, फ्यूजन जोन, पेनिट्रेशन या हीट अफेक्टेड जोन? प्रीवियस पार्ट में हम लोग देख चुके थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन। यहाँ पे आपकी वेल्डिंग है, इसमें देख सकते हैं आप, ये आपका वेल्डिंग बीड है, ये आपका बेस प्लेट है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रूट पेनिट्रेशन, जो रूट गैप दिया जाता है, रूट पेनिट्रेशन आपका अच्छा हो गया यहाँ पे। ये आपका पूरा होता है जॉइंट का पेनिट्रेशन, इसी की यहाँ पे बात हो रही है। ये जो गहराई है ना,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन या जॉइंट पेनिट्रेशन। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्यूजन, इसी को क्या कह देते हैं हम लोग, पेनिट्रेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एंगल फॉर अ डबल बेवल बट जॉइंट। डबल बेवल बट जॉइंट के लिए एंगल क्या होना चाहिए, 45 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री या 20 डिग्री। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। बट जॉइंट का मतलब होता है ना प्लेट्स को आमने सामने रख के जोड़ बनाना। कुछ इस तरह के बट जॉइंट्स होते हैं, देख लीजिए। बट जॉइंट जो है स्ट्रेट होता है, सिंगल वी, सिंगल यू, डबल वी, डबल यू, सिंगल बेवल, ये बेवल किया गया। ठीक है, डबल बेवल यहाँ पे 45 डिग्री की बात हो रही है, सिंगल जे एंड डबल जे। ठीक, इसी को स्क्वायर बट भी बोलते हैं। ठीक, इतने तरह के यहाँ पे बट जॉइंट होते हैं। आमने सामने दो प्लेट को रख के जब जोड़ा जाता है उसे बट जॉइंट या टक्कर जॉइंट भी कहते हैं। उसकी हिंदी कई बार टक्कर जॉइंट भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द जॉइंट इफ टू मेंबर्स वेल्डेड इन द सेम प्लेन। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए प्लेन होता है ना, चतुर्थांश जैसे आप लोग पढ़े हैं। अब दो मेंबर हैं आपके सेम प्लेन में इस तरह से रखे गए हैं और उनकी वेल्डिंग की जा रही है, तो उन्हें क्या कहेंगे यहाँ पे, उसे हम लोग कहते हैं बट जॉइंट। आमने सामने एकदम सेम प्लेन में रखे गए। उसी जहाँ अगर टी जॉइंट की बात करें तो एक यहाँ पे रखा गया, दूसरा क्या है इस तरह से इसके ऊपर वर्टिकल है, इसे टी जॉइंट कहते हैं। एज जॉइंट की बात करें तो एज जॉइंट आपका किनारे जो जोड़े जाते हैं उसे एज जॉइंट कहते हैं। लैप जॉइंट की बात करें, दो प्लेट है इसके ऊपर एक प्लेट ऐसे रख के जॉइंट की गई, उसे लैप जॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है व्हाट द सिंबल ऑफ वेल्डिंग। इस वेल्डिंग का प्रतीक, ये जो वेल्डिंग सिंबल है ना, इसका नाम क्या है। स्पॉट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, सिंगल जे वेल्ड बट वेल्ड या बैकिंग रन वेल्ड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बैकिंग रन वेल्ड। ठीक है, बैकिंग जब दी जाती है ना, यहाँ पे जैसे आप वेल्ड करते हैं नीचे इस तरह का बैकिंग प्रोवाइड किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बैकिंग वेल्ड या बैकिंग रन वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 73 है व्हाट द शेप ऑफ वेल्ड फिनिश सिंबल। वेल्ड फिनिश सिंबल का यहाँ पे नाम बताना आपको क्या है। यहाँ पे देखिए वेल्ड सिंबल ये था, इसके ऊपर ये एरो लगा के कुछ यहाँ पे दर्शाया गया, इसी का आपको नाम बताना है क्या है। तो इसका नाम है यहाँ पे कंटूर सरफेस चिप्ड। ठीक है, जो कंटूर सरफेस होगी उसे क्या करना है, यहाँ पे चिपिंग कर देना, उसकी चिप कर देना उसको, वही यहाँ पे बताया गया वेल्डिंग के लिए। जैसे इस तरह आपने वेल्डिंग की तो जो कंटूर रहेगी ना सरफेस, उसे क्या करना है, एकदम चिपिंग कर देना है, चिप कर देना उसे, जिससे वो क्या हो, यहाँ पे उसका कंटूरनेस जो हो वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफाइंड एज वर्टिकल पोजीशन ऑफ ग्रुप वेल्डिंग। ग्रुप वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 3G। अभी आपने वहाँ देखा था ना, फ्लैट को हम लोग बोल रहे हैं 1G, हॉरिजॉन्टल को 2G, वर्टिकल को 3G एंड ओवरहेड को 4G। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर स्थिति यानी वर्टिकल क्या हो गई आपकी, 3G हो गई। ये हमने फिर से आपके लिए फिगर लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ मेटल इज यूज्ड इन अ वेल्डिंग केबल। वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है, आयरन, ब्रास, ब्रॉन्ज या कॉपर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी कॉपर यानी तांबा। तो ये हो गए आपके 75 क्वेश्चंस पार्ट 3 के। इस तरह से होती है वेल्डिंग केबल आपकी। अब आती आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है व्हिच टूल इज यूज टू ओपन द सिलेंडर वॉल्व। सिलेंडर वॉल्व को खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, रेंच का, स्पिंडल की, कटिंग प्लायर या एडजस्टेबल स्पैनर। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताना है। ये प्रीवियस पार्ट का ही क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा।